Hello students, in the last class I gave a few questions which I want to explain. Why are amorphous solids called supercooled liquids? amorphous solids को supercooled liquid क्यों कहा जाता है? स्टूडेंट्स बहुत वेरी सिंपल इसका आंसर है. amorphous solids have tendency to flow very slowly. बहुत ही स्लो फ्लो करने की टेंडेंसी रखते हैं, इसलिए इन्हें हम सुपर कूल लिक्विड कहते हैं. ड्यू टू हैविंग टेंडेंसी ऑफ फ्लोइंग वेरी स्लोली. एग्जाम्पल की तरफ पर देखा जाए तो ओल्ड बिल्डिंग्स में लगे हुए ग्लास पैनल्स, बहुत पुरानी बिल्डिंग्स में ग्लास पैनल्स नीचे की तरफ थिकर और ऊपर थिनर हो जाते हैं. इसका मतलब ये होता है कि वो ग्लास धीरे धीरे जो है नीचे की तरफ चला आ रहा है और जो है फ्लो कर रहा है वेरी स्लोली, इसलिए इसे हम कहते हैं सुपर कूल्ड लिक्विड्स. आंसर इसका यही होगा. द amorphous solids have tendency to flow very slowly, therefore these are known as super cooled liquids. नेक्स्ट क्वेश्चन था, why are metals called as polycrystalline solids? इसका भी आंसर यही है कि मेटल, द होल मेटल इज appears as isotropic, but individual small crystals of metal is anisotropic in nature. एक बड़े पार्टिकल ऑफ मेटल को लिया जाए तो उसमें छोटे छोटे क्रिस्टल पाए जाते हैं मेटल के, उन छोटे क्रिस्टल्स को मिला के बना होता है, तो इसलिए इसे हम कहते हैं पॉलीक्रिस्टलाइन सॉलिड्स. डिफ्रेंशिएट बिटवीन क्रिस्टलाइन एंड एमॉर्फस सॉलिड्स. इसमें इसके दोनों ही क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस दोनों का मिला करके हम इसका आंसर ले सकते हैं. इसको हम समझते हैं कि आप लोग लिख चुके होंगे पहले भी, बताने की ज़रूरत नहीं है. नेक्स्ट है 4, एक्सप्लेन एनिसोट्रॉपी विथ डायग्राम. एनिसोट्रॉपी बता ही दिया था. एनिसोट्रॉपी इज द प्रॉपर्टी ऑफ a crystalline solid in which we observe different value of refractive index along different direction of the crystal. It is due to presence of different kinds of particles along different path. डायग्राम बना के बता दिया था पहले भी, आप उसको देख सकते हैं. रिफ्रैक्टिव, नेक्स्ट क्वेश्चन, refractive index of a solid is observed to have the same value along all directions. वही चीज़ सेम वैल्यू जब आ रही है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की सभी डायरेक्शन से, इसका मतलब वह सॉलिड क्रिस्टलाइन तो होगा नहीं, इट विल बी एमॉर्फस सॉलिड. इसका आंसर ये होगा, द सॉलिड विल बी एमॉर्फस इन नेचर. वुड इट शो क्लीवेज प्रॉपर्टी? इसका आंसर होगा नो. उसके बाद आगे लिखेंगे कि द व्हेन वी कट दिस सॉलिड थ्रो शार्प एज टूल बाय हेल्प विद द हेल्प ऑफ शार्प एज टूल बाय कटिंग वी गेट रफ एंड अनइवन सरफेस. इस तरीके से इसका आंसर होगा. स्टूडेंट्स, अब हम आगे बात करते हैं. जो दो टॉपिक बचे हुए थे वो था हमारा जो पॉइंट था क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स. तो क्रिस्टलाइन सॉलिड के क्लासिफिकेशन में आपने देख लिया, दो तरह के बारे में आपने जान लिया. पहला था मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, इसमें थ्री था. नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स एंड सेकेंड पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स एंड नंबर थर्ड हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड्स. हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड्स के बाद था आयनिक सॉलिड, वो भी आप स्टडी कर चुके थे. आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक में मेटैलिक सॉलिड्स. मेटैलिक सॉलिड्स इसके नाम से ही क्लियर हो रहा है, मेटैलिक सॉलिड्स.
by name, we are able to understand that these belong to metals. metals सभी मेटल्स इसमें आते हैं। पार्टिकल्स, इसकी प्रॉपर्टी कुछ पाई जाती है, इनमें प्रॉपर्टी होती है पार्टिकल्स आर इन द फॉर्म ऑफ पॉजिटिव आयंस। इनमें पार्टिकल जो होते हैं, पार्टिकल्स आर इन द फॉर्म ऑफ पॉजिटिव आयंस। पॉजिटिव आयंस के फॉर्म में पार्टिकल्स होते हैं और ये पॉजिटिव आयंस सराउंडेड होते हैं, सराउंडेड बाय ए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जिन्हें हम कह सकते हैं सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सी मीन्स समुद्र। बहुत अधिक संख्या में इलेक्ट्रॉन्स से घिरे हुए ये पॉजिटिव आयंस पाए जाते हैं। एक्चुअल में होता क्या है कि ये मेटल्स के एटम जो होते हैं, इनके बाहरी सेल में इलेक्ट्रॉन 1, 2 या 3 होते हैं। ये अपने इलेक्ट्रॉन को, बैलेंस इलेक्ट्रॉन को लॉस कर देते हैं और बाहर घूम कर होकर के और फ्री मूव करते रहते हैं, इसलिए इन्हें हम कहते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ये मेटल से फ्री होकर के बाहर घूमते रहते हैं, क्योंकि इनमें अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन न्यूक्लियस एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बहुत ही कम होता है, इसलिए ये उनसे एटम से अलग हो जाते हैं। यही है, पार्टिकल्स आर इन द फॉर्म ऑफ पॉजिटिव आयंस सराउंडेड बाई अ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सेकेंड पॉइंट, ईच मेटल एटम गिव्स 1 और मोर इलेक्ट्रॉन। मतलब सभी एटम जो होते हैं, कोई भी एटम जो होगा, इसमें एटम अपने इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है। एटम्स ऑफ सॉलिड गिव 1 और मोर इलेक्ट्रॉन, 1 और मोर इलेक्ट्रॉन्स इन द सी ऑफ इलेक्ट्रॉन। और ये इलेक्ट्रॉन जो होते हैं मोबाइल होते हैं, मतलब मूव करते रहते हैं, मूव कर सकते हैं। इस तरीके से ये कंट्रीब्यूट करता है, मतलब हर एटम इलेक्ट्रॉन देता है उनमें। नेक्स्ट पॉइंट है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ, जब जानते हैं आपने, इसमें इलेक्ट्रॉन ज़्यादा पाए जाते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो फ्री इलेक्ट्रॉन के चलते, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, क्या होते हैं, सच सॉलिड्स आर इलेक्ट्रिकली एंड थर्मली कंडक्टर्स। इलेक्ट्रिसिटी के भी और हीट के भी ये कंडक्टर्स होते हैं, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स ये होते हैं। जब हम इनको हीट करते हैं, जो हीट सप्लाई करते हैं, तो हीट, अगर मेटल के किसी एक पार्ट को हम हीट करते हैं तो इलेक्ट्रॉन हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है और मूव करके दूसरी जगह मूव करके जाता है, और दूसरा इलेक्ट्रॉन आकर के हीट कर जाता है। इस तरीके से इलेक्ट्रॉन हीट को कैरी करते हैं और धीरे धीरे पूरे मेटल को हीट कर देते हैं। तो स्टूडेंट्स ध्यान रखें कि चाहे वह कनेक्टिविटी, चाहे हीट की हो, चाहे इलेक्ट्रिसिटी की हो, दोनों के लिए इलेक्ट्रॉन ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं। मेटल्स हैव कैरेक्टरिस्टिक लस्टर एंड कलर, ये ध्यान रखें आप। कैरेक्टरिस्टिक कलर इनमें पाया जाता है एंड लस्टर।
कलर मीन्स कलर होता है, रंग होता है, मीन्स चमक होता है, ये इनमें पाया जाता है। कैरेक्टरिस्टिक कलर एंड लस्टर, ये भी जो है ये पाए जाते हैं मेटल में, और ये भी ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ क्या होगा, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ये भी फ्री इलेक्ट्रॉन के द्वारा ही पाई जाती है इसमें लस्टर और कलर। मेटल्स की प्रॉपर्टी एक और होती है, दीज आर हाईली मैलिएबल एंड डक्टाइल, ये प्रॉपर्टी पाई जाती है, मैलिएबल और डक्टाइल होते हैं ये। मैलिएबिलिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल बाय विच ऑन हैमरिंग इट फॉर्म्स अ थिन शीट, इनको जब पीटते हैं तो ये जो है फूटते नहीं बल्कि जो है ये पतले शीट के रूप में बदल जाते हैं। डक्टाइल इज द प्रॉपर्टी ऑफ सबस्टेंस विच कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर, ये पतले तार में इनको जो हम ड्रा कर सकते हैं, ये प्रॉपर्टी डक्टाइल की होती है। इस प्रकार से ये प्रॉपर्टी पाई जाती है मेटेलिक सॉलिड्स के। और सभी मेटल्स में आते हैं। अगर एग्जाम्पल देखा जाए तो एग्जाम्पल में बहुत सारे मेटल होते हैं, आयरन है, कॉपर है, गोल्ड सिल्वर, गोल्ड, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम एट्सेट्रा, बहुत होते हैं, ये सभी होते हैं मेटेलिक सॉलिड्स के रूप में देखा जाए। हाँ, अब आता है फोर्थ पॉइंट। फोर्थ पॉइंट है कोवैलेंट और नेटवर्क सॉलिड, इसका दो नाम रखा गया है। कोवैलेंट का एक और नाम है नेटवर्क सॉलिड। कोवैलेंट नेटवर्क सॉलिड्स आर फाउंड इन द फॉर्म ऑफ जॉइंट मॉलिक्यूल्स, इनमें नॉन मेटल्स इस तरीके से बॉन्ड बनाते हैं कि पूरे क्रिस्टल में सभी एटम आपस में ज्वाइंट होते हैं, जुड़े होते हैं, इन्हें हम कहते हैं जॉइंट मॉलिक्यूल, क्योंकि इसमें अलग अलग मॉलिक्यूल्स नहीं होते बल्कि पूरा क्रिस्टल ही एक मॉलिक्यूल जैसा दिखता है, इसे हम कहते हैं नेटवर्क सॉलिड्स। नेटवर्क ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड पाए जाते हैं इनमें। तो इनमें मिलता क्या है, पहली चीज़ तो स्ट्रांग कोवैलेंट बॉन्ड आर फाउंड थ्रू आउट द क्रिस्टल, सभी एटम जो होते हैं इसमें बॉन्ड से ज्वाइंट होते हैं, अटैच्ड होते हैं, इनमें कोई एटम फ्री नहीं होता है। और जो कि स्ट्रांग बॉन्ड पाए जाते हैं तो ये जो क्या होते हैं, ये वेरी हार्ड, बहुत ज़्यादा हार्ड होते हैं, एंड ब्राइटल, मतलब मेटल की प्रॉपर्टी जो होती है मेलेबिलिटी से अलग होती है, अपोजिट होता है। मेलेबिलिटी में क्या होती है कि जब इनको हम मीटर हैमर करते हैं, पीटते हैं तो ये फैल जाता है। मेटल क्या होगा, हैमर करेंगे तो फैलेगा नहीं बल्कि ये टूट जाएगा, स्मॉल पार्टिकल में पीसेज में टूट जाएगा। ऑन हैमरिंग इट सेटल्ड इनटू पीसेस, तो इस तरीके से इसे हम कहते हैं ब्राइटल। और ये रीजन क्या होता है, क्योंकि इसमें स्ट्रांग कोवैलेंट बॉन्ड पाए जाते हैं। थर्ड पॉइंट, एक्सट्रीमली हाई मेल्टिंग पॉइंट, बहुत ज़्यादा इनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही ज़्यादा होता है, एक्सट्रीमली हाई मेल्टिंग पॉइंट। यहाँ तक कि इनकी मेल्टिंग पॉइंट अगर इनको मेल्ट कराना चाहते हैं तो कुछ तो ऐसे मटेरियल होते हैं जो डिकम्पोज हो जाते हैं मेल्टिंग होने से पहले ही, यहाँ लिख सकते हैं इवन डिकम्पोज बिफोर मेल्टिंग।
इतना ज़्यादा इनका मेल्टिंग पॉइंट होता है कि ये मेल्ट होने से पहले डिकम्पोज हो जाते हैं। इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि इनका मेल्टिंग पॉइंट कितना ज़्यादा होगा। अगला है ड्यू टू अब्सेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स दीज आर इलेक्ट्रिकली नॉन कंडक्टर। ये होते हैं। इस प्रकार से ये जो है क्रिस्टल्स होते हैं। इनके एग्जाम्पल अगर देखा जाए तो दीज आर अ फ्यू एग्जाम्पल्स। जैसे देखा जाए पहली चीज़ डायमंड, आप पढ़ चुके हैं क्लास 11th में। ग्रेफाइट, एल्युमिनियम नाइट्राइड, ALN, क्वार्ट्ज जिसका फार्मूला है SiO2, क्वार्ट्ज, सिलिकॉन कार्बाइड, इस तरीके से ये एग्जाम्पल हैं, और भी होते हैं एट्सेट्रा। यहाँ हम बात करते हैं डायमंड और ग्रेफाइट का, क्योंकि ग्रेफाइट और डायमंड दोनों ही कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स हैं, बट बोथ हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज। अभी आपने देखा कि दीज आर वेरी हार्ड एंड ब्राइटल, एक्सट्रीमली हाई मेल्टिंग पॉइंट, डिकम्पोज फॉर मेल्टिंग, इलेक्ट्रिकली नॉन कंडक्टर। तो ग्रेफाइट की जो प्रॉपर्टी होती है कुछ जो है डिफरेंट होती है फ्रॉम अदर मटेरियल से। तो यहाँ हम बताना चाहते हैं अबाउट, पहले डायमंड के बारे में देख लीजिए। इन डायमंड हेक्सागोनल रिंग्स आर फाउंड। हेक्सागोनल रिंग बनते हैं। ईच कार्बन एटम इज ज्वाइन टू 4 अदर कार्बन एटम्स। हर कार्बन एटम 4 अदर कार्बन एटम से अटैच्ड होता है। स्ट्रांग बॉन्ड बनने के कारण इनमें कोई भी इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होता। नो इलेक्ट्रॉन इज फ्री इन डायमंड, देयरफॉर डायमंड इज इलेक्ट्रिकली नॉन कंडक्टर। सभी कार्बन अटैच्ड होते हैं 4 कार्बन से। सभी में 4 बॉन्ड बनते हैं। इस तरीके से हो गया। डायग्राम बुक में बना है, देख सकते हैं। ऐसे ही बनाना है इसको। डायमंड का स्ट्रक्चर है। सभी डायग्राम आपको ध्यान देना है कि हेक्सागोनल रिंग बनते हैं और हर कार्बन 4 कार्बन से जुड़े होंगे। 4 कार्बन से जुड़ने के साथ स्ट्रांग बॉन्ड बनता है, इसलिए जो है ये डायमंड इज वेरी हार्ड होता है। और आप जानते हैं कि डायमंड इज द हार्डेस्ट मटेरियल। अब तक जो खोजा गया है मटेरियल, सबसे ज़्यादा हार्ड मटेरियल क्या होता है? डायमंड होता है। अच्छा, अब देखते हैं ग्रेफाइट के बारे में। ये क्या था? ये था डायमंड। अब हम बात करते हैं ग्रेफाइट का। ग्रेफाइट में भी हेक्सागोनल रिंग बनते हैं। दिस इज हेक्सागोनल रिंग इन ग्रेफाइट। जहाँ जहाँ कॉर्नर है वहाँ वहाँ पर क्या होगा? कार्बन है। लेकिन डायमंड के तरह ग्रेफाइट में सभी इलेक्ट्रॉन नहीं लगे होते हैं।
क्योंकि हर कार्बन 3 कार्बन से जुड़े होते हैं। 1 इलेक्ट्रॉन इज फ्री। दीज आर लेयर्स। हेक्सागोनल रिंग के बने हुए लेयर्स पाए जाते हैं डायमंड ग्रेफाइट में। इस तरीके से इनका जो स्ट्रक्चर है थोड़ा सा डिफरेंट है इनमें। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ग्रेफाइट। अब इनके बीच में यहाँ पर जो आप देख रहे हैं लेयर पाई जाती है, इसमें हर कार्बन के बीच जो बॉन्ड बनता है, बॉन्ड लेंथ, ये होती है 141.5 पिकोमीटर का। और ये भी जो डिस्टेंस जो होती है यहाँ से लेकर यहाँ तक, जो डिस्टेंस होती है इनमें लेयर बाय लेयर जो डिस्टेंस पाई जाती है, ये डिस्टेंस जो होगा 340 पिकोमीटर का रेंज होता है। दिस इज 340 पिकोमीटर। तो इनमें ये वीक फोर्स लगता है, जबकि इनमें डायमंड में सारे बॉन्ड की लंबाई जो होती है सेम होती है 154 पिकोमीटर। ये होता है बॉन्ड लेंथ, सभी बॉन्ड लेंथ। जबकि इसमें ग्रेफाइट में ये अलग अलग तरह के होते हैं। और जो लेयर पाई जाती है इनमें इस तरीके से इनमें ये फोर्स कम लगता है। यही रीज़न है कि डायमंड के कंपैरिजन में ग्रेफाइट इज सॉफ्ट एंड स्मूथ एंड इट इज यूज्ड एज ड्राई लुब्रिकेंट बिकॉज इट इज स्लिपरी इन टच। स्लिपरी क्यों होता है? क्योंकि थोड़ा भी इसमें हम फोर्स लगाते हैं तो ऊपर की एक लेयर जो होती है वो हट जाती है, क्योंकि यहाँ पर लगा हुआ जो मतलब कि फोर्स है बहुत ही वीक फोर्स लगता है। ये बॉन्ड लेंथ बहुत ही दूर दूर होता है, इसलिए जो है ये क्या लेयर दूर दूर होती है और फोर्स कम लगता है और बहुत इजीली जो है यहाँ से ये हट करके अलग हो जाता है। तो ये था स्ट्रक्चर आपका ग्रेफाइट का। तो ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर दोनों ही कार्बन किलोट्रॉप्स हैं, बट बोथ आर डिफरेंट। इलेक्ट्रिकली कंडक्टर होता है। क्यों होता है? क्योंकि इसमें 1 इलेक्ट्रॉन इज फ्री टू मूव एनीवेयर थ्रू आउट द क्रिस्टल, बट इन केस ऑफ डायमंड देयर इज नो फ्री इलेक्ट्रॉन। तो डायमंड इज इलेक्ट्रिकली नॉन कंडक्टर बट ग्रेफाइट इज इलेक्ट्रिकली कंडक्टर। डायमंड इज हार्ड एंड ब्राइटल and graphite is also brittle but it is slippery and smooth होता है, चिकना होता है। इस तरीके से इसके बारे में ज़्यादा स्टडी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप क्लास 11th में पढ़ चुके हैं इसके बारे में। डायमंड और ग्रेफाइट दोनों स्टडी कर चुके हैं क्लास 11th में ही। तो इस प्रकार से आपने देखा कि ये बहुत ही जो है अच्छे तरीके से आपने देख लिया कि ये 4 काइंड ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं, जिनके बारे में आपने अभी देखा है। आई वांट टू गिव यू अ फ्यू क्वेश्चंस विच डू यू विल सॉल्व इट। राइट क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1, राइट शॉर्ट नोट ऑन network solid. Network solid. Give each of examples which is electrically conductor and non-conductor. Second question, why are covalent solids called as joint molecules?
इन्हें जॉइंट मॉलिक्यूल क्यों कहते हैं? थर्ड पॉइंट, व्हाट डू यू मीन बाई ionic solids? Give two examples. Draw the diagram of one. इसका डायग्राम बनाना है. नेक्स्ट क्वेश्चन, ionic solids conduct electricity in molten state but not in solid state. Give reason. Fifth question, what type of solids are electrically conductor? Electrically conductors. Malleable and ductile. In next topic, students, these questions are to be solved by you. If you feel any problem in solving it, I shall solve your problem. Next day, I shall talk about the structure of crystal lattice. I think you will get benefit from this lecture. Thank you.